नमस्ते सभी को। वेलकम टू द शेयरिंग स्टोरीज पॉडकास्ट। इस चैनल में हम किताबों पर चर्चा करते हैं। ये कंटेंट plotsformovies.com द्वारा समर्थित है, जो एक AI सक्षम बुक ट्रेलर प्लेटफॉर्म है जहां आप किताब खरीदने से पहले उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए उसका 1 मिनट का ट्रेलर देख सकते हैं। हम sharingstories.in पर #pushing Indian authors अभियान चला रहे हैं भारतीय लेखकों की किताबों को सामने लाने के लिए। और आज हमारे पास है बंकिम चंद्र चटर्जी की मृणालिनी। तो चलिए आज हम बंकिम चंद्र चटर्जी की एक कह सकते हैं शुरुआती लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रचना मृणालिनी, उसकी दुनिया में उतरते हैं। ये 1869 में प्रकाशित हुई थी, है ना? मतलब आनंदमठ से भी काफी पहले। अब ये उपन्यास इतना खास क्यों है? देखिए, जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से ये बंकिम चंद्र का पहला उपन्यास था जिसमें पूरी तरह से भारतीय पृष्ठभूमि थी और एक भारतीय नैतिक दृष्टिकोण। मतलब ये उनके लिखने के सफर में एक बड़ा मोड़ था। Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity, make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. आज की चर्चा के लिए हमारे पास क्या क्या है? खैर, इस किताब के बारे में जानकारी है, इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, उनके बारे में कुछ बातें, और हाँ, कुछ पाठक समीक्षाएं भी हैं जो काफी दिलचस्प हैं। और हमारा मकसद असल में इस ऐतिहासिक रोमांस के दिल को समझना है। प्रेम, देशभक्ति और कर्तव्य, इसके बीच का जो द्वंद्व है ना, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और शुरुआत करते हैं लेखक से ही। बंकिम चंद्र चटर्जी 1838 से 1894। देखिए, वो सिर्फ एक उपन्यासकार नहीं थे, उन्हें आधुनिक भारतीय साहित्य का, खासकर बंगाली साहित्य का संस्थापक माना जाता है। उनका असर बहुत गहरा था। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले ग्रेजुएट्स में से एक थे। सोचिए, उस जमाने में पेशे से तो वो सिविल सर्वेंट थे, डिप्टी मैजिस्ट्रेट, लेकिन उनका असली योगदान तो साहित्य में है, जिसने भारतीय उपन्यास की दिशा ही बदल दी। हाँ, और ये कितना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने वंदे मातरम लिखा। मतलब ये सिर्फ एक गीत नहीं था, ये तो स्वतंत्रता आंदोलन का नारा बन गया, और बाद में हमारा राष्ट्रीय गीत। ये उनकी देशभक्ति का कितना बड़ा सबूत है ना? निश्चित रूप से। और उनकी दूसरी रचनाएं भी देखिए, आनंदमठ, देवी चौधरानी, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, इन सब ने भारतीय उपन्यास की नींव रखी। उन्होंने रोमांस, राष्ट्रवाद, सामाजिक यथार्थ, इन सब को मिला दिया एक नए अंदाज में। और यहीं पर मृणालिनी की बात आती है। ये आई 1869 में। इसमें उनके राष्ट्रवादी विचारों की, कह सकते हैं, एक शुरुआती झलक मिलती है। ये वो बीज थे जो बाद में आनंदमठ, जो 1882 में आई, उसमें जाकर पूरी तरह खिले। तो मृणालिनी एक तरह से भूमिका है उनके राष्ट्रवादी लेखन की। अच्छा, तो ये तो लेखक की बात हुई। अब जरा कहानी की दुनिया में चलते हैं। मृणालिनी पृष्ठभूमि है 11वीं संधि का बंगाल, वो दौर जब इतिहास बदल रहा था। और कहानी के केंद्र में है 2 मुख्य पात्र। हेमचंद्र, एक बहादुर योद्धा जिसके दिल में देश के लिए बहुत कुछ है, और मृणालिनी, जिससे वो प्रेम करता है। इन्हीं के इर्द गिर्द कहानी है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे उस ऐतिहासिक दौर में रखा गया है जब बख्तियार खिलजी ने मगध पर हमला किया था। तो कहानी में देशभक्ति है, प्रेम है, विश्वासघात है, कर्तव्य का सवाल है। ये सब आपस में गुथे हुए हैं। इतिहास सिर्फ बैकड्रॉप नहीं है, वो किरदारों की जिंदगी पर असर डालता है। और शायद कहानी का जो सबसे अहम हिस्सा है, वो है हेमचंद्र का संघर्ष। अपने प्यार, मतलब मृणालिनी के लिए उसका प्रेम, और दूसरी तरफ मातृभूमि के प्रति उसका कर्तव्य। इसके बीच का जो खिंचाव है। बिल्कुल, और इसका जिक्र भी है। हेमचंद्र के गुरु थे माधवाचार्य। वो कोशिश करते हैं कि हेमचंद्र के दिल में देश प्रेम और जाति प्रेम, मतलब अपने समुदाय के प्रति प्रेम, वो नारी प्रेम से ज्यादा जरूरी हो। वो चाहते हैं कि हेमचंद्र व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठे। हाँ, और यहीं पर यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे निजी खुशी और एक बड़े कर्तव्य के बीच का चुनाव किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है।
ये सिर्फ हेमचंद्र की कहानी नहीं, ये एक तरह की मानवीय दुविधा है ना? सही कहा। और उपन्यास इसी नाजुक संतुलन को दिखाता है। सवाल ये उठता है कि क्या प्रेम देश के प्रति वफादारी की राह में रुकावट बन सकता है? क्या दोनों साथ चल सकते हैं या चुनना ही पड़ता है? उपन्यास इसका सीधा जवाब नहीं देता, पर सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम स्टाइल की बात करें तो ये रोमांटिक तो है ही, लेकिन इसमें देशभक्ति का जोश भी खूब है। चैटर्जी ने जैसे कोमल भावनाओं को वीरता के साथ मिला दिया है। हाँ, और इसमें व्यक्तिगत बलिदान को नैतिक और राष्ट्रीय कर्तव्य से जोड़ने की कोशिश साफ दिखती है। किरदारों का त्याग उसे एक बड़े उद्देश्य से जोड़ा गया है। इससे कहानी का कद बढ़ जाता है। पाठकों की प्रतिक्रियाएं भी काफी दिलचस्प है। एक समीक्षा में जैसे लिखा है कि हेमचंद्र और मृणालिनी का प्रेम कितना अटूट था। धर्म, समाज, साजिशें सब उनके प्यार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो टिके रहते हैं। ये बात पाठकों को बहुत पसंद आई। एक पाठक ने तो उनके प्रेम की मिठास के बारे में लिखा है, कुछ ऐसा कि वो दोनों न जाने कितनी बेकार सी बातें बहुत जरूरी समझकर एक दूसरे से कहते सुनते और बेवजह मीठी हंसी हंसते, जैसे कह रहे हो कि देखो हम कितने सुखी हैं। वाह, ये उदाहरण दिखाता है कि कैसे प्यार की अपनी एक दुनिया होती है जो बाहरी उथल-पुथल से, जैसे उस समय यवन विप्लव का कोलाहल था, उससे बेखबर हो सकती है। कम से कम कुछ पलों के लिए तो जरूर। और ये भी मजेदार है कि एक पाठक ने इसकी तुलना लियो टॉल्स्टॉय के काम से की है, खासकर अन्ना कैरेनिना के तनाव से। मतलब कहानी में भावनात्मक गहराई बहुत है। और पाठक सिर्फ कहानी नहीं, किरदारों की भी तारीफ करते हैं, उनकी ताकत, उनकी शख्सियत, और ये भी कि कहानी में गंभीरता के साथ साथ हास्य और भावनात्मक ईमानदारी भी है। मतलब किरदार सिर्फ काले या सफेद नहीं है। एक समीक्षा में मूर्खता पर भी एक टिप्पणी थी कि मूर्ख कौन है जो आत्मरक्षा नहीं करता, जो उसका समर्थन करता है और जो बिना समझे किसी विषय पर बोलता है। शायद ये उस समय के ऐतिहासिक संदर्भ से जुड़ता हो, आत्मरक्षा का सवाल, नेतृत्व का सवाल। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? मृणालिनी का महत्व क्या है? देखिए, ये उपन्यास बंकिम चंद्र के बाद के राष्ट्रवादी विचारों की एक शुरुआती पर अहम झलक देता है, लेकिन साथ ही इसमें क्लासिक रोमांस का पूरा जादू भी है। ये उनके लेखन के विकास को समझने के लिए जरूरी है। हाँ, और ये जो प्रेम और देशभक्ति के बीच का द्वंद्व है, ये इसे आज भी प्रासंगिक बनाता है। ये संघर्ष व्यक्तिगत इच्छा और बड़ी जिम्मेदारी के बीच ये आज भी महसूस होता है ना। और एक और गहरा सवाल जो ये उपन्यास उठाता है वो है, लक्ष्य पवित्र हो तो साधन भी पवित्र हो जाते हैं वाली बात। क्या लक्ष्य साधनों को सही ठहरा सकता है? ये एक बड़ा नैतिक सवाल है जिस पर यह उपन्यास सोचने को मजबूर करता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मृणालिनी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। ये 11वीं सदी के बंगाल की पृष्ठभूमि में व्यक्तिगत जुनून और राष्ट्रीय कर्तव्य के बीच फंसे एक नायक की कहानी है। बिल्कुल, और ये बंकिम चंद्र की शुरुआती लेकिन बहुत प्रभावशाली रचना है। ये उनके साहित्य कौशल और उनके विकसित होते राष्ट्रवादी विचारों दोनों का प्रमाण है। भारतीय साहित्य में एक मील का पत्थर, और अंत में यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, आज के समय में जब राष्ट्र, पहचान, कर्तव्य ये सब बदल रहे हैं, क्या व्यक्तिगत प्रेम और सामूहिक कर्तव्य के बीच का ये तनाव आज भी उतना ही है जैसा हेमचंद के लिए था, या इसके रूप बदल गए हैं? अगर आपको हमारी ये चर्चा जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। आपके समर्थन से हमें और ऐसी कहानियां लाने में मदद मिलती है। और अगर आप खुद मृणालिनी पढ़ना चाहते हैं, बंकिम चंद्र के लेखनी का अनुभव करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस किताब को ज़रूर खरीदें। और हाँ, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा भारतीय लेखकों की आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है। हम आपके सुझाव सुनना चाहेंगे। हो सकता है अगली बार उसी पर बात करें। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार तक पढ़ते रहें और कहानियों को साझा करते रहें। नमस्ते।